नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। कहानी है शक राजाओं की। वो लोग जिन्होंने भारत में इंडो ग्रीक राज का खात्मा किया। और ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दास्तां है जो एक आक्रमण से शुरू होती है और पूरी तरह से भारतीय बन जाने पर खत्म। जरा सोचिए, मध्य एशिया के विशाल मैदानों से एक जबरदस्त तूफान उठ रहा है। ये तूफान था घुड़सवार योद्धाओं का, एक ऐसा सैलाब जो उस वक्त कमजोर पड़ चुके उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था। और ये थे शक, जिन्हें हम साइथियन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, उस समय हो क्या रहा था। सिकंदर के बाद जो यूनानी भारत में बस गए थे, यानी इंडो ग्रीक्स, उनके राज्य आपसी लड़ाइयों की वजह से खोखले हो चुके थे। और बस शकों ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने मालवा, सौराष्ट्र से लेकर मथुरा तक फैले एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाल दी। मतलब एक युग का सूरज डूब रहा था और दूसरे का उदय हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक थे कौन, कहाँ से आए थे और कैसे इन्होंने भारत में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, शक असल में मध्य एशिया के साइथियन घुड़सवार थे। अब वो भारत आए क्यों? क्योंकि उन पर शक्तिशाली पार्थियन साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था, जो आज के ईरान में था। तो वहां से भागकर उन्होंने भारत का रुख किया। और ये कोई मामूली योद्धा नहीं थे, अपने जमाने के बेहतरीन तीरंदाज और लड़ाके माने जाते थे। करीब 100 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने आखिरी इंडो ग्रीक राजा स्ट्रेटो द्वितीय को हराया और भारत में अपनी धाक जमा ली। और भारत में इस शक शक्ति की नींव डालने का श्रेय जाता है उनके पहले महान राजा माउस को। उन्होंने तक्षशिला पर कब्जा किया, उसे अपनी राजधानी बनाया और इस पूरे इलाके में शक शासन की स्थापना की। कह सकते हैं कि यहीं से भारत में उनकी असली कहानी की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं शक वंश के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर शासक की। नाम था रुद्रदामन प्रथम। सच तो यह है कि उनके शासनकाल को ही शकों का स्वर्ण युग, मतलब गोल्डन एज, माना जाता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। रुद्रदामन कितने महान थे, इसका अंदाजा उनके खुद के शब्दों से ही लग जाता है। जूनागढ़ के शिलालेख पर उन्होंने लिखवाया, मैंने सातवाहन गौतमीपुत्र को हराया। सोचिए, ये सिर्फ एक जीत का दावा नहीं था, ये उस दौर के दो सबसे बड़े सूरमाओं के बीच की टक्कर का खुला ऐलान था। लेकिन रुद्रदामन सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, उन्होंने शक साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जूनागढ़ की मशहूर सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, जो उस जमाने में पब्लिक वेलफेयर का एक बहुत बड़ा काम था। और शायद सबसे जरूरी बात, वो कला और संस्कृत के बहुत बड़े संरक्षक थे। असल में संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने वाले वही पहले शक शासक थे। और इस एक कदम ने इतिहास की धारा ही बदल दी। चलिए अब कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर चलते हैं। ये थी दो महान राजाओं की टक्कर। एक तरफ थे रुद्रदामन और दूसरी तरफ थे दक्कन के शक्तिशाली सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इन दोनों के बीच सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं था। लेकिन रुकिए, ये मामला एक तरफा नहीं था। असल में रुद्रदामन के गद्दी पर बैठने से पहले सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हराया था। जी हां, उन्होंने शकों को उनके बड़े बड़े इलाकों से खदेड़ दिया था। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शकों का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन और कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ यही आता है। रुद्रदामन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि न सिर्फ अपने सारे खोए हुए इलाके वापस जीते, बल्कि सातवाहनों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और कमाल की सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा सबूत था। लड़ाइयों से भी बढ़कर शकों की जो सबसे बड़ी जीत थी, वो थी उनका सांस्कृतिक बदलाव। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक बाहरी ताकत ने खुद को भारतीय समाज में इतनी खूबसूरती से ढाल लिया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये अपने शासन को हमेशा के लिए मजबूत बनाने की एक बहुत ही शानदार रणनीति थी। तो ये भारतीयकरण हुआ कैसे? देखिए, इसके कई कदम थे। पहला, उन्होंने यहाँ के धर्मों को अपनाया। कई शक राजा शैव धर्म को मानने लगे। दूसरा, उन्होंने संस्कृत को शाही भाषा बना दिया, जिसका सबसे बड़ा सबूत रुद्रदामन का शिलालेख है। तीसरा, उन्होंने जो सिक्के चलाए, उनमें स्टाइल तो यूनानी था, पर नाम और उपाधियां भारतीय थीं। और चौथा,
उन्होंने शासन की एक बिल्कुल नई प्रणाली बनाई, क्षत्र प्रणाली, जो एक यूनिक भारतीय मॉडल था। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का सूरज कभी न कभी तो ढलता ही है। शकों के साथ भी यही हुआ। तो चलिए अब उनके आखिरी अध्याय पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। शकों का पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। करीब 220 ईस्वी में विजयदत्त उनके आखिरी ताकतवर राजा थे। इसके बाद 300 ईस्वी आते आते उनकी ताकत काफी कम हो गई और फिर आया वो आखिरी झटका। लगभग 395 ईस्वी में भारत की अगली सुपर पावर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने आखिरी शक शासक को हराया और उनके साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया। तो भले ही शक साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो खत्म नहीं हुई। उनकी क्षत्रप उपाधि को तो बाद के भारतीय राजाओं ने भी अपनाया। संस्कृत को जो उन्होंने बढ़ावा दिया, वो शाही शिलालेखों के लिए एक ट्रेंड बन गया। उनकी सिक्कों की डिजाइन ने सदियों तक असर डाला। और हाँ, रुद्रदामन में जो जूनागढ़ बांध की मरम्मत करवाई थी, उसे आज तक याद किया जाता है। तो चलिए इस कहानी को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ते हैं। रुद्रदामन बनाम गौतमीपुत्र, इन दोनों में से ज्यादा महान राजा कौन था? एक जिसने हार के मुंह से निकलकर अपने साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया, या दूसरा जिसने उसे इतनी जबरदस्त टक्कर दी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।